हेलो, वेलकम टू आवर चैनल प्रोटोन हब। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल है क्लास 8 आरबीएसई का बोर्ड का एग्जाम एसएसटी। जी हाँ, बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, खास करके इंग्लिश मीडियम में जो ले लेते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी 80% ऑफ मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगा। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड मेंशन जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप अगर और ऐसे वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि जनरली हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं तो कमेंट में बताइए, तो मैं और वीडियोस भी इसमें अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, धनंजय, अर्शित, बबल, आयुषी, रेडी? सारे जने तैयार हो? तो ये एक सैंपल पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 का। क्या पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। पार्ट ए जो है आपका, बालकों, ये थोड़ा सा हमारे शिवोंकार जी खराब कर गए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है, मार्क्स इजीली बन जाएंगे इसमें आपके। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर आपको ये लिंक्स मिलेंगे कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सो दैट यू कैन इजीली रीड देम और आपका जो भी मीडियम है उसके हिसाब से क्वेश्चन समझे और कर सकते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं क्योंकि मैं टोटल एक्सप्लेन करूंगा। विच बुक वाज रिटन इन 1817 बाय द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल? तो अपने सबने पढ़ा था कि 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था हिस्ट्री को। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई थी? जेम्स मिल के द्वारा। क्लियर है? यस सर बोल दिया करो। यस सर। है ना? एक ही आवाज सुनाई दी, ऐसा लग रहा है कि खाली सुनकर। हाँ जी। फिर आता है अपना विच ट्राइबल रिवोल्ट टुक प्लेस इन महाराष्ट्र। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे सीधे ही, तो आपको पता है बस्तर, सांथाल यहाँ नहीं पड़ रहा है, वर्ली रीजन के अंदर महाराष्ट्र में कहा हुआ था 1940s 19th एंड 20th सेंचुरी के जो बहुत ही ज्यादा फेमस ट्राइबल रिवोल्ट था, आदिवासी जो आंदोलन था, कहा हुआ था? महाराष्ट्र। हाँ जी, वर्ली रिबेलियन। ठीक है, महाराष्ट्र में वर्ली रिबेलियन, ये जगह महाराष्ट्र में पड़ती है। अब देखो व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम, ये बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा और बहुत ही इजी सा आंसर है इसका, बी नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्ता। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई वीक से वीक बच्चा भी इजीली कर सकता है। वाटरफॉल, आपको पता है, सेमी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब के सब नेचुरल है। एक ही बचा रह जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स। क्या है? मैन मेड रिसोर्स है। ओके, क्लियर है? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से क्या सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है? तो आप देखो, टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइम, ये तीनों तो होते ही है। अब सॉइल फॉर्मेशन में इन्होंने, पता नहीं आरबीसी वालों को क्या लगता है कि बच्चे इतने ही ज्यादा बेवकूफ होंगे कि सॉइल फॉर्मेशन ही ऑप्शन में डाल दिया है। तो भाई सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। गॉट इट? यस। अगला चलते हैं, द मेजर प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफी। भाई साहब सबको पता है ब्राजील, एड्स में दिखाते हैं कोको ऑफ ब्राजील, है ना? ब्राजील क्या है? मेजर प्रोड्यूसर कंट्री है कॉफी की। आगे चलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलरिज्म। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है सेक्युलरिज्म, तो ये सबको पता होना चाहिए। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इट इज सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी कि राज्य यानी कि देश से धर्म को अलग कर देना। यहाँ पे आपको सभी धर्मों को मानने की, चूज करने की फ्रीडम हो, दैट इज सेक्युलरिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। हिंदी में दिया गया है वो सी नहीं है, ठीक है? नहीं, हाँ सी है, इसमें भी सी रहेगा, धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा ही आएगा। एक ऑप्शन था जो सी और बी का अंतर था। प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? हाउ मेनी लोकल लॉज वर देयर इन एंशिएंट इंडिया? तो अपने को पता है 65 थे। सही है, कितने थे लोकल लॉज? 65 थे। ओके, आगे चलते हैं। अंडर आर्टिकल 39A, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है? 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की 39A आर्टिकल के अंदर, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लॉयर्स टू विच इंडियन सिटीजन हैज बीन इंटरेस्टेड टू द स्टेट। कौन सी दी गई है? तो सभी को दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिच को भी है एंड पुअर को भी है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि सभी कानून की नजर में क्या है?
इक्वल होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन थोड़े से उलझे हुए से हैं, जैसे हाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव इन ओडिशा अलोन, तो अगर आपने लाइन टू लाइन पढ़ा होगा तो ही आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो जो भी हमसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कितनी थी 62, तो आंसर क्या हो जाएगा मोर देन 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द हुड्रा कॉन्फ्रेंस होल्डर। हुड्रा कॉन्फ्रेंस होल्डर जो थी वो किसने प्रिसाइडेड की थी, अध्यक्षता किसने की थी उसकी, तो अपने सभी को पता है राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह राजा जय सिंह ने, है ना, जयपुर के राजा थे, याद होगा, है ना। अब जानते हैं Where did the revolution of 1857 AD first start in राजस्थान। राजस्थान के अंदर पहली बार 1857 की क्रांति जो हुई थी कहां हुई थी, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना कि भाई कहां हुई थी, तो हमें ध्यान रखना नसीराबाद। कहां हुई थी, नसीराबाद के अंदर हुई थी। मैंने सॉल्यूशंस पहले ही बनाए हुए ताकि टाइम वेस्ट ना हो क्वेश्चन आंसर्स के भी, तो एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मिल जाए टेस्ट में और आपको बेनिफिट मिले। जो मेरे यहाँ बैठे हुए बालक उनको भी, क्योंकि आरबीएससी के अपने पास पहले ही कम है बच्चे। अगला देखिए, इन विच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान द पॉपुलेशन डेंसिटी फाउंड द लोएस्ट। ये राजस्थान की नहीं, कहीं की भी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जनरली क्या होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले एरिया में होती है। तो यहाँ इन्होंने दो ऑप्शन डाल दिए हैं, एक को डाल दिया है अरावली, एक डेजर्ट रीजन। अगर हम राजस्थान की बात करें तो डेजर्ट रीजन सबसे ज्यादा कम तरीके से पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहां की कंडीशंस क्या है, बहुत ज्यादा हार्श है। कैसी है बबल, हार्श। व्हाट आर यू डूइंग विद द मोबाइल, बिहाइंड द सीन्स, वेरी गुड, बिहाइंड द सीन्स। ओके, अगला देखते हैं, द मेन क्वेश्चन नंबर अपने आ चुके हैं 13th 14th पे, बहुत जल्दी हमने एमसीक्यूज कर लिए और इसमें से गारंटी है कि 4-5 एमसीक्यूज या 6 एमसीक्यूज फंसेंगे। The main objective of मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना is, भाई साहब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सभी को पता है आजकल भाई आदमियों के लिए तो टाइम ही नहीं है, सब जो हो रहा है औरतों के लिए हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि पीछे कर रखी थी। टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ गर्ल्स, क्या हो जाएगा आंसर अपना इसका, हाँ जी। हालांकि गेटिंग रीड ऑफ चाइल्ड मैरिज भी सही है, एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर वुमेन भी सही है, एम्पावरमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल वुमेन भी सही है, लेकिन ये तीनों के तीनों इंक्लूडेड हो जाते हैं इसके अंदर, हो जाते हैं कि नहीं, तो इसीलिए सही आंसर कौन सा है, बी। हम आ देते हैं 15th पे, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन आवर कंट्री पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड। रट लेना है, 73rd अमेंडमेंट में हुआ था पंचायती राज सिस्टम, कब आया था, 73rd अमेंडमेंट के अंदर ये चीज हुई थी, आपको ध्यान रखना। राइट आंसर इज डी, 73rd अमेंडमेंट। अगले पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि सेकंड टाइप कौन सा हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट हो गया अपना एमसीक्यूज, सेकंड हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पैटर्न मैं यहाँ करा रहा हूँ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको आंसर शीट के अंदर ही आंसर देने होंगे, जितना स्पेस दिया गया होगा उतने में ही देने होंगे, ये चीज अपने माइंड में रखना, तो उस हिसाब से आंसर्स याद कीजिएगा। और बुक पार्ट मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलेगा, तो बुक पार्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जिसने अभी तक बुक पार्ट नहीं किया वो पूरा कर ले। बहुत ही फिल इन द ब्लैंक्स आई थिंक सबसे इजी देता है आरबीएससी, क्योंकि ये ऑप्शंस दे देता है आप लोगों को, तो ऑप्शंस मिलने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये भी एक प्रकार का एमसीक्यूज है जहां पे 50-50 चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, असम ट्राइबल स्टार्टेड गोइंग टू वर्क इन, अब यहाँ अगर आप देखो तो इन्होंने माइंस लगा के दे दिया आपको। अब माइंस लग गया तो टी गार्डन्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब क्या आएगा, कोल माइंस, क्या आ जाएगा। हालांकि असम के ट्राइबल जो थे वो दोनों में जाते थे, they went to टी गार्डन्स, टी प्लांटेशन एज वेल एज कोल माइंस। ध्यान रखना, तो ऑप्शन आपको बदल के भी मिल सकता है, यही सेम क्वेश्चन। सेकंड फिल अप देखते हैं अपने, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड न्यू लॉ इन 1858। इन्होंने 1858 में एक न्यू लॉ पास किया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अत्याचार था बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तब इन्होंने क्या किया था, एक नया लॉ पास किया था जिसके अंतर्गत ऑल द राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू, तो यहाँ पे आएगा ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर हो नहीं सकता है ना, सेना को सारे सोल्जर्स में ऑफिसर्स वगैरह सब आ जाते हैं, तो इनको नहीं दे सकते, तो आएगा क्या, ब्रिटिश एम्पायर, रानी के अंतर्गत आ गए थे सारे के सारे। अगले में चलते हैं अपने, इंडिया इज अ सेक्युलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्री, आरबीएससी की बात है। हालांकि स्टेट का मतलब भी मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो बताता हूँ कि स्टेट मतलब भी देश होता है कई जगहों पे, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में आप 9th 10th में जब आप पढ़ते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन,
या यूरोपियन रेवोल्यूशन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा स्टेट मिलता है, लिखा हुआ है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट। आगे चलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट, इंपॉर्टेंट है, लड़कियां जरूर याद कर ले। डोमेस्टिक वायलेंस विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कब आया था इंडिया में? ये आया था 2006 के अंदर। इसमें आयुषी ने हमारी मदद करी थी। थैंक यू गाइस। कोई बात नहीं, चुप। अब आ जाते हैं अगला, डैश गोल्स वर सिलेक्टेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स साइंस का टॉपिक भी है और एसएसटी का भी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स लिए गए थे? तो अपने को ध्यान रखना है 17, क्योंकि 17 को नहीं रखोगे ध्यान में तो होगा खतरा, ध्यान रखना, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, अमंग द मेजर टेंपल्स ऑफ हाडोती एंड द टेंपल ऑफ कमलेश्वर महादेव इज लोकेटेड। जितने भी मेजर टेंपल्स हैं हाडोती के अंदर, इसमें जो टेंपल ऑफ कमलेश्वर महादेव है वो कहाँ है? कोटा या बूंदी में? तो बूंदी भुजिया खाएंगे और बूंदी लिख के आएंगे, ठीक है। कहाँ पे महादेव जी का टेंपल? बूंदी, ठीक है। महादेव, लोग कहते हैं भांग पीते थे, नहीं वो कभी नहीं पीते थे, लेकिन याद करने के लिए ध्यान रखना है ना, महादेव भांग बूंदी, ठीक है। कहाँ पे? हाडोती का कमलेश्वर टेंपल बूंदी के अंदर। अच्छा, इन डैश रीजन्स विद लेस रेनफॉल थॉर्नी बुशेस एंड गम ग्रोस, ये जो गुल्म बोलते हैं इसे, कहाँ पे होता है बताओ? ड्राई, सेमी ड्राई। अब आपको इसके आंसर में सेमी ड्राई भी लिखा मिलेगा, बट जनरली इसका आंसर आप ड्राई लिख के आएंगे, क्योंकि डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वो ड्राई एरियाज होते हैं और वहीं पे थॉर्नी बुशेस मैक्सिमिटी में पाई जाती हैं। तो क्या लिख के आएंगे अपने? ड्राई। आप बुक को भी कंसल्ट कीजिएगा, हो सकता है सेमी ड्राई दे रखा हो, बट मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के अंदर ड्राई है कि ये कहाँ पे पाई जाती है? थॉर्नी बुशेस ड्राई। हालांकि सब जगह पाई जाती है, सेमी ड्राई में भी पाई जाती है, क्योंकि ये ऑप्शन रेड हेरिंग वाला कर दिया, तो ड्राई ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। लाइमस्टोन, मीखा, जिप्सम, ये किसके एग्जांपल है? मेटेलिक या नॉन मेटेलिक? अपने को पता है ये मेटल्स तो है ही नहीं, तो बचा क्या? नॉन मेटेलिक बचा, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हो जाएंगे हमारे। मिनरल्स भी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जो जमीन से हमें इंपॉर्टेंट यूजेबल रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, वो मिनरल्स कहलाते हैं। अब आते हैं थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब हमने क्या जाना? फर्स्ट टाइप आएगी एमसीक्यूज, सेकंड टाइप क्या आएगा? फिलअप्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले वाले पे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दैट मींस थर्ड टाइप अपनी क्या हो जाएगी? ट्रू फॉल्स। क्या हो जाएगी बालकों? ट्रू फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स। ये भी 50-50 चांसेस वाला ही रहेगा, बट अच्छी चीज है कि बुक पार्ट है। मार्च 1859 में thousands of ryots refused to cultivate indigo। तो ऑब्वियस सी बात है, रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था इंडिगो ग्रो करने से। इट इज ट्रू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रू। फिर आ जाते हैं, द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1829। ये फॉल्स है, क्योंकि चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो कब आया था? 1929 में। कब आया था? 1929 में। राजा राम मोहन राय इनके ऊपर एंड विडो रीमैरिज के ऊपर काफी समय से काम कर रहे थे, बट ये पारित कब हुआ? 1929 में। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज द कोस्टल एरियाज, कोस्टल मतलब समुद्र किनारे वाले, टू यूज ट्रीज आर प्लांटेड इन अ रो टू स्टॉप द विंड स्पीड। कोस्टल एरियाज में ट्री जो होती है वो रोज में प्लांट की जाती है ताकि विंड स्पीड को डिक्रीज किया जा सके, विच इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इसको हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग बिल्कुल गलत हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। इंटरक्रॉपिंग की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, और कोस्टल एरियाज में तो ये होती ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी की ओथ लेते हैं बहुत सारे चिल्ड्रन गवर्नमेंट स्कूल्स में, यूएस के अंदर, है ना, ये इन्होंने कहा है। तो इंडिया में भी लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा इसका? किस किस का सही था ये? ट्रू फॉल्स। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, sorry I said 2, it's 22. According to the article 22 the constitution, every person has the fundamental right to defend himself through a lawyer। तो ये ऊपर भी आया था कि लॉयर किसको प्रोवाइड किया जाता है? लॉयर किसको प्रोवाइड किया जाता है? जो मतलब अपने रिच एंड पुअर बोथ। और हमने राइट टू फ्रीडम के अंदर पढ़ा था कि ये फंडामेंटल राइट में हमारा कि वो अपने आप को किसी भी लॉयर के थ्रू डिफेंड कर सकता है। मूवीज वगैरह में हमें बहुत बार दिखाया जाता है कि नहीं? कई बार तो वो खुद ही लड़ने लग जाता है जो कल्प्रिट होता है।
इंडिया हैज मोर देन 500 ट्राइबल ग्रुप्स, इसका आंसर भी क्या है? ट्रू है, बिकॉज वी हैव मोर देन 705 एथनिक ग्रुप एंड आई थिंक 665 और 25 ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ध्यान रखना 500 से तो बहुत ज्यादा है अपने यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स। अब देखते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कोटा। 1857 का जो रिवोल्ट था कोटा के अंदर, वो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। ये फॉल्स है क्योंकि ये आहुआ के थे, जोधपुर से, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट। अब आगे चलते हैं, जो फोर्थ टाइप आ गई वो अपनी आ गई। वाह, ये रिकॉर्ड किया कि नहीं जो भी हुआ था? ये ब्लूपर ज्यादा अच्छा था ना, स्लीपर्स के अंदर अटक गया था। हाँ जी, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, यानी कि मैच द फॉलोइंग आ गया। हर्षित बहुत खुश हुआ होगा इसको देख के, है ना? ये सारा आता था, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। और इसके अंदर जो दिया है वो बहुत ही, मतलब आपको अगर नहीं भी आता है तो भी आप लॉजिकली इसे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, अपने को ये तो चीज याद ही है, 4th 5th से पढ़ रहे हैं कि किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन सा है? चिली। चाइल्ड मत पढ़ना इसे, चिली। कौन है? चिली। सी कॉपर, सी चिली, ध्यान रखना। फिर है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहां पे है? उदयपुर के अंदर। कहां पे है? उदयपुर के अंदर है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। एंड देन प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो अपने को पता है कि रॉक डैम्स जो है, सामने ही आंसर इसका, रॉक डैम्स, पत्थर के डैम्स वगैरह सॉइल इरोजन को होने से रोकते हैं। ये चेक करते हैं फ्लो ऑफ वाटर, जिस कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में अपना जो पानी है वो नहीं बहता तेजी से और सॉइल इरोजन रुक जाता है। लास्ट वन इज द खाटू श्याम टेम्पल। बहुत लोग गए हैं, कौन कौन गया खाटू श्याम टेम्पल? कोई नहीं क्या? अच्छा, कहाँ पे है? सिरसा। ये देखो नया आंसर दिया है, सिरसा वाले तगड़ा वाला। ऐसे बेटा घर में बनाए हुए खाटू श्याम जी की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये है सीकर के अंदर, जो फेमस खाटू श्याम टेम्पल है वो कहाँ पे है? सीकर के अंदर है, ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। अब क्वेश्चन आंसर्स 3 टाइप के आएंगे आपके, वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट एंड ऐसे टाइप विच आर कॉल्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान रखना। वेरी शॉर्ट वाले देख लेते हैं। हु वाज अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट क्लाइव टू ड्रॉ द मैप ऑफ द इंडिया। आपने ध्यान रखना, इंडिया का मैप जब भी नाम है जेम्स रेनल, क्या लिखना बालको? जेम्स रेनल। स्पेलिंग ध्यान रखना, RNERENNEL, जेम्स रेनल। जेम्स रेनल, आयशी क्वाइट, पढ़ाने दो। Now, who was the Governor General of Madras in 1819 to 1826? मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? तो मुनरो। कौन था? मुनरो। मद्रास मुनरो, ध्यान रखना, मद्रास मुनरो। Now, where do natural resources come from? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखो, मैंने लिख दिया है, जिन भी बच्चों को उतारना हो पॉज करके उतार लें। वैसे तो मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, पर आप ये वीडियो जल्दी कंप्लीट करना चाहें तो इसे 1.5x पे चला के भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और अगर किसी को PDF चाहिए तो वो व्हाट्सएप कर सकता है हमें, हमारे चैनल के ऊपर कमेंट करके अपना नंबर हम उन्हें सेंड कर देंगे। तो वेयर डू नेचुरल रिसोर्सेज कम फ्रॉम? नेचर लाइक सन। नेचुरल रिसोर्सेज का सीधा सीधा मतलब है नेचर से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज, है ना। अब वो कौन से हैं? सन, एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक, है ना। तो आपने शॉर्ट आंसर टाइप तो हमें ज्यादा हेडेक नहीं लेनी, हमने सीधे लिखना है नेचुरल रिसोर्सेज कम फ्रॉम नेचर लाइक sun, air, water, soil and all the things that I have written on the board. Now moving on to the next question, question number 8. What it is saying, write any 2 methods of water harvesting. ये अच्छा किया इन्होंने, explain नहीं लिखा, सिर्फ इतना बोला है कि क्या करना है, राइट। तो आपने को पता है, पहला है सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, जो हम रोड्स के किनारे या ओवर ब्रिजेस के साइड में होते हैं, और दूसरा है अपना रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हम घरों में बनाते हैं, छतों के ऊपर से नीचे टैंक बना के, है ना। जिसने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे डिटेल में, उन्हें पता होगा कि क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। अब लास्ट डे है तो मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता, सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Now, who has the most important role in making laws? भाई साहब, लॉज बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? अब लॉ, आपको लॉ सुनते याद आएगा जुडिशरी, नहीं, जुडिशरी नहीं, जुडिशरी उसे इंप्लीमेंट करती है, उसे फॉलो करवाती है। बनाता कौन है? लॉज जो है वो बनाए जाते हैं मंत्रियों द्वारा, कहां पे? इन द पार्लियामेंट। कहां पे? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है।
आगे चलते हैं पार्ट बी। ये आ गए अपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे। सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में क्या लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो बहुत सारे आपने ने बेसिक 3 लिखे हैं, यही आप याद करना, छोटे छोटे हैं, क्योंकि नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। नवाब ने जो कंपनी के कंसेशंस वगैरह थे, जो उन्हें रियायतें दी जाती थी, वो बंद कर दी। तो नहीं देते, पटना जो पट लो, ठीक है। दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। जो कंपनी का बिजनेस करने के ऊपर, ट्रेड के ऊपर जो था, उसके प्रति ये क्या चाहते थे, लार्ज ट्रिब्यूट्स चाहते थे, बहुत ज्यादा पैसा। तीसरा, नवाब क्या चाह रहे थे, नवाब आल्सो डिनाइड द कंपनी एनी राइट्स टू द मिंट कॉइंस। उन्होंने मिंट कॉइंस के ऊपर जो भी अधिकार थे कंपनी के, वो सारे बंद कर दिए, डिनाई कर दिए। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। साथ ही साथ इन्होंने कंपनी को मना कर दिया कि भाई अब तुम और ज्यादा फोर्टिफिकेशंस के लिए बंदी नहीं कर सकते हो हमारे एरिया के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। देयर आर टोटल 21 क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, धनंजय लुक हियर। ठीक है, मेन आपके लिए है ये वीडियो, दूसरों का बेनिफिट हो तो हो, पहले आपके लिए, ठीक है, आप सबके लिए है जो यहाँ बैठे हुए हैं। हाउ डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857। अब 1857 की क्रांति हुई, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था अंग्रेजों को, तो इन्होंने अपनी पॉलिसीज कैसे चेंज करी, क्या क्या बदलाव किए आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857। तो क्या क्या किया देखो। The British assured the landowners by making policies which protected their land. Britishers ने क्या किया, जो पॉलिसीज बनाई ऐसी जिससे कि जो लैंड ओनर्स थे उनके लैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला। दूसरा क्या किया, दे रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी। आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स, मंगल पांडे वाला केस होने के बाद आर्मी के अंदर इंडियन सोल्जर्स का अमाउंट भी इन्होंने क्या कर दिया, लिमिटेड, बहुत कम कर दिया। अब अच्छा, ये सोल्जर्स कहां से ला रहे थे फिर, ये यूरोपियन कंट्रीज से लेके आ रहे थे, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत थी, है ना। अब देखते हैं थर्ड, ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने ये भी डिसाइड किया कि हम जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे कस्टमरी रिलीजन्स हैं या जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के, उनका अपमान ना करें, लोगों को अपने साथ जोड़े भी रखें, क्योंकि उन्हें यहाँ पे राज करना था, तो उन्होंने ये चीज भी डिसाइड करी। ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फिर से बहुत ही आसान आ गया। व्हाट इज रिसोर्स, मतलब रिपीटिशन ऑफ वन थिंग अगेन एंड अगेन, ऐसा लग रहा है ना। रिसोर्स क्या है, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, 2 मार्क्स की आप लिखोगे, 2 मार्क्स मिलेंगे पूरे। अ रिसोर्स इज एनी फिजिकल मटेरियल। रिसोर्स क्या होता है, कोई भी फिजिकल मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट दैट पीपल नीड, जिसकी जरूरत है लोगों को, एंड वैल्यू, और लोग उसको उसकी वैल्यू करते हैं, दैट मींस इट हैज सम वैल्यू इन इट, ओके, उसकी कोई कीमत हो। नेचुरल मटेरियल्स बिकम रिसोर्सेज। अब नेचुरल मटेरियल कब रिसोर्स बनते हैं, हो सकता है कि कोई चीज अर्थ से मिल रही है, मेरे लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट इज नॉट अ रिसोर्स फॉर मी, बट हो सकता है किसी और पर्सन के लिए वो एक रिसोर्स हो। नेचुरल मटेरियल बिकम रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमंस वैल्यू देम। जब ह्यूमंस क्या करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, रिसोर्सेज। क्या बन जाते हैं, रिसोर्स बन जाते हैं। मैंने आंसर्स पहले ही लिखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अब ये एक क्वेश्चन आया, इससे हल्का सा अंदाजा हमें लग जाएगा बच्चों। इन्होंने दे रखा है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट। किसकी पिक्चर बनानी है आपको, बायोगैस प्लांट। बहुत जरूरी है, आजकल टीचर्स एक तो पोम नहीं याद करवाते हैं, एक ये जो डायग्राम्स होते हैं इनकी प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं स्टूडेंट्स को। मैं चाहता हूं कि वो रेगुलर रखें। हमारे टाइम पे बहुत हुआ करती थी, क्या जाता है 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है, मेरी ड्राइंग गंदी है, मेरा ये, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सारी चीज करवानी चाहिए। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट बहुत बार पूछा जाता है, साइंस के अंदर भी पूछ लिया जाता है ना, साइंस का भी तो कॉन्सेप्ट है। तो बायोगैस प्लांट के अंदर हमें ध्यान रखना है मेन 3 चीजें, इनलेट, आउटलेट, मेन टैंक। क्या चीज, इनलेट, आउटलेट, मेन टैंक। 3 मार्क्स फ्री गए। आपने इनलेट बनाया डोम शेप्ड, ठीक है, ये डोम टाइप बायोगैस प्लांट बना रखा मैंने, डोम शेप्ड बनाया। इसमें से आपने गैस आउटलेट ऊपर बनाना है, क्योंकि गैस होती है हल्की तो वो ऊपर आ जाती है। ये है अपना इनलेट, क्या है ये, इसको बोलते हैं स्लरी। इसके अंदर गाय का गोबर और जो भी अपना
पील ऑफ और वेजिटेबल्स जिसका भी होता है सारा मटेरियल मिक्स करके स्लरी बना के कहाँ भेजी जाती है? डाइजेस्टर के अंदर। अब डाइजेस्टर के अंदर अपने एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो इसे डाइजेस्ट कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि बायोगैस बनती है। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मीथेन। अपने ने ये भी पढ़ा है ना साइंस में। तो गैस ऊपर उठ के इसमें आ जाती है, यहाँ पे एक कैप सी लगी होती है जो इसको नीचे नहीं आने देती, और यहाँ पे प्रेशर वाल्व होता है, ठीक है। इसको जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ से गैस निकल के पाइपलाइन में चली जाती है। अच्छा, फिर डाइजेस्टर के अंदर जो बचा हुआ मटेरियल वो कहाँ जाएगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डाइजेस्टर डाइजेस्ट करता ही जाएगा। तो प्रेशर क्रिएट जब होता है तो जो स्लरी होती है वो मैन्योर में तब्दील होकर इस आउटलेट के थ्रू, आउटलेट पाइप के थ्रू कहां चली जाती है? आउटलेट टैंक के अंदर। कहां चली जाती है? आउटलेट टैंक के अंदर चली जाती है। ये मैन्योर कहलाती है। क्या कहलाती है? मैन्योर। बस इतना सा है, इनलेट, मेन टैंक एंड आउटलेट। इतना बनाने का थोड़ा सा मैंने इसमें बनाया तो ढंग से नहीं बना, आप थोड़ा इसको वेल लेबल्ड बनाएंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत से तो ऐसा भी नहीं बना पाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो इट इज फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। फ्री के 3 मार्क्स आपके हो गए। 14th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफराज? व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफराज या फ्रेंचाइज भी कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्वेश्चन रट लो, 9th में भी 10th में भी मिलेगा तुम्हें, तंग करेगा बहुत ज्यादा, है ना। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वोट देने का अधिकार, मताधिकार 18 साल से ऊपर के सभी आदमी, पुरुष लोग, लुगाई, ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं एंड ऑनवर्ड्स कितने भी है, फिर चाहे 150 साल 200 साल के भी अगर आने वाले टाइम में दिए तो उन सबको क्या है? वोट देने का अधिकार है। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। आंसर देख लीजिए। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज और फ्रेंचाइज मींस दैट राइट टू वोट। अच्छा, ये क्वेश्चन सफराज की जगह फ्रेंचाइज भी लगा मिल सकता है, तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन बदल गया, सेम चीज है, सेम डेफिनेशन लिखनी है। दैट राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। सभी में कौन? सिर्फ एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, माइनर की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। कल को कह दो हमें भी यह अधिकार सर ने बताया था हमें, नहीं, ठीक है। जब आप 18 साल और उससे ऊपर के हो जाओगे, दैट मींस व्हेन यू आर एडल्ट, फिर फर्क नहीं पड़ता आप काले हो, गोरे हो, लड़का हो, लड़की हो, लंगड़े हो, लूले हो, कुछ भी हो, आपको वोट देने का अधिकार रहेगा, ठीक है। तो एडल्ट सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के, बिना किसी जाति, क्लास, कलर, जेंडर और कोई भी एनी अदर ग्राउंड्स, किसी भी अदर बैकग्राउंड्स के ऊपर कोई भी भेदभाव हुए बिना एक एडल्ट को वोट देने के अधिकार को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। ओके, इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ये लास्ट लाइन छाप देना खुशी के लिए, हो जाओगे तुम भी 3-4 साल में एडल्ट। इट इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ये किस पे बेस्ड होता है? समानता पे, इक्वालिटी के ऊपर। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? अब देखो, पार्लियामेंट आ गया, कानून बनाता कौन है? इन्होंने घुमा के दूसरा क्वेश्चन डाल दिया कि अब जुडिशरी का क्या रोल है, ताकि आपकी लेवल को जान सकें कि क्या आपने स्टडी ढंग से करी है कि नहीं। तो न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है भैया? सर ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट, प्रिंसिपल रोल है प्रोटेक्ट करना, रूल ऑफ लॉज, ठीक है, जो हमारे रूल्स बना दिए गए उन रूल्स को प्रोटेक्ट करना, एंड एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, साथ ही साथ कानून की सुप्रीमेसी को एंश्योर करना कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बबल से तो नहीं, हेलो बबल, हाँ बबल से लंबे नहीं है। कैमरा मोड पर तो दिखाता आप लोग को, ठीक है, हाथ लंबे थे इसीलिए आ गए ना पंजे में। तो एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इट सेफगार्ड्स, ये साथ ही साथ सेफगार्ड करता है द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के अधिकार जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सेटल्स डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और जो भी लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, उन सबको सेटल करना अकॉर्डिंग टू द लॉ, विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ, वो सेटल करना। एंड एंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट, साथ ही ये इंश्योर करना कि डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप, कि डेमोक्रेसी आगे चल के कहीं डिक्टेटरशिप में ना बदल जाए। किसमें ना बदल जाए? डिक्टेटरशिप, चाहे वो फिर इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप हो चाहे ग्रुप डिक्टेटरशिप हो, है ना। इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप का कोई एग्जांपल याद आ रहा है? यस, तेज बोलो। नॉर्थ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया। अरे पास्ट से बताओ जो अभी चैप्टर्स में पढ़ रहे हो। फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन, बोनापार्ट, हाँ, हिटलर
मुसलिनी, ये 3-4 पढ़े थे ना। आगे देखते हैं, अब देखो लुई 16। ये बहुत ही अच्छा था। राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र उद्योग हो, यानी कि कॉटन इंडस्ट्रीज जो है अपने राजस्थान के अंदर, उनका आया है। अब ये मैप थोड़ा बदल सकता है, कॉटन इंडस्ट्रीज की जगह कोई और इंडस्ट्रीज हो सकती है, ठीक है, जैसे कोल फैक्ट्रीज होगी एंड ऑल, लेकिन आएगा राजस्थान का मैप। किसका आएगा? मेरे हिसाब से राजस्थान का ही आएगा। तो इसके अंदर आपको ये अपने जो जितना भी स्टेट्स हैं, जितने भी अपने राजस्थान स्टेट के अंदर जो आपके सिटीज हैं, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैप खोल लेना, एक बार देख लेना, बेसिक चीजें। अब ये तो सभी को पता है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इस तरीके से ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, सारे के सारे। तो भीलवाड़ा कहाँ है? ट्रिक से याद करेंगे। देखो तीनों चीज सटी हुई पूछी इन्होंने। ये रहा अपना भीलवाड़ा, ये रहा अपना अजमेर, क्या ये, और सॉरी ये भीलवाड़ा, माय बैड, ये जयपुर है, क्या है ये? जयपुर। ये कौन है? भीलवाड़ा। कौन है? क्वेश्चन सही है। ये क्या है? ये क्या है? अजमेर। अजमेर के अंदर ये वाला जो मैंने पॉइंट किया दिख रहा होगा, ये है अपना ब्यावर। क्या है ये? ब्यावर, ध्यान रखना। और ये हो गया भीलवाड़ा। तो दो तो इन्होंने पूछ लिया आपसे सिटीज, और एक इन्होंने पूछ लिया इन्होंने आपसे पूछा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पूछिए छोटी सी सिटी या टाउन, मान सकते हो, ब्यावर छोटा सा ही है, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अच्छी चीज ये थी कि तीनों इन्होंने पास दे दिए, और हो सकता है इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन भी ये भेजें जो कल आपका बोर्ड होगा, और वहां पे भी करीब वाले ही ये पूछें, ताकि बच्चे कंफ्यूज ज्यादा हो। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार इतनी पास नहीं होने चाहिए, है ना, आते हुए भी गलती कराते हैं। तो तीनों चीजें पता लगी, भीलवाड़ा, जयपुर। जयपुर तो बहुत इजीली पहचाना जाता है कि ऊपर के जो ये दो ग्रुप्स हैं उनमें गहरे वाले ग्रुप के पास वाला है, ठीक है। और फिर है ब्यावर। ब्यावर आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा। किसके अंदर है? अजमेर। अजमेर ही है ना ये, कि अलवर है? मेरे को पता नहीं, चेक कर लेना। अजमेर या अलवर के पास, क्योंकि जयपुर के पास है अजमेर, मेरे हिसाब से अजमेर होना चाहिए, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड भी, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। एक बच्चे ने कल टेस्ट लिया तो यही पूछ रहा था कि भाई साइबर क्या होता है, साइबर क्या? साइबर क्राइम सुना होगा, ऑनलाइन ठगी जो होती है, ऑनलाइन जो भी नुकसान होता है उसे हम बोलते हैं साइबर रिलेटेड, ठीक है, यानी इंटरनेट रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल चलाते हो तो दो तो बहुत ही सिंपली आप लोग को पता होता है, एक एंटीवायरस, एक फायरवॉल क्रिएट करना, पता होता है कि नहीं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? पहला, रेस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू अनऑथराइज्ड यूजर्स, यानी आप अपना खुद का यूजर अकाउंट बनाएंगे ताकि अनऑथराइज्ड यूजर्स उसमें एंटर ना कर सकें, उसमें पासवर्ड वगैरह हो, पासवर्ड कैसा हो? स्ट्रांग हो। सेकंड, लिमिट एक्सेस टू डेटा और सर्विसेज, जो भी डेटा एंड सर्विसेज है आपकी, उन्हें एप्लीकेशन कंट्रोल्स के थ्रू क्या करेंगे? आप कंट्रोल कर लेंगे। क्या करेंगे बालकों? बहुत सारे होते हैं ना, जैसे हम गूगल के अंदर 2-वे वेरिफिकेशन कर देते हैं, ओटीपी वेरिफिकेशन ऑन कर देते हैं, तो उसके थ्रू भी क्या होता है? एक्सेस जो होता है, या जो हैकिंग या जो साइबर सिक्योरिटी है, वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज पुट अप अ फायरवॉल एंड मॉनिटर फॉर इंट्रूजन। एक फायरवॉल जो है आपके पीसी में आपको मिलती है, उसको ऑन कर देंगे, और साथ ही साथ वो क्या करता है, या आपका वायरस एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करता है, और भी कई सारी सिक्योरिटी सर्विसेज देता है, जैसे कि वो किसी भी प्रकार के इंट्रूजन को होने से रोकता है। व्हाट इज इंट्रूजन? घुसपैठ, ठीक है, जो कोई आउटसाइडर हैकर वगैरह आपके में कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट समझ आ गए अच्छे से। अभी ये लिखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे डिफिकल्ट पोर्शन के अंदर, जो कि अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये कौन सा है? पार्ट सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आ गए हम। लॉन्ग आंसर मतलब लंबे आंसर, और लंबे आंसर के नाम पे कल आप लोग कितने लाइनें लिख के गए हो? 6 लाइंस। क्या मिलेगा आपको? कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? 4। मेरे हिसाब से 2.5 मार्क्स भी नहीं देगा कोई, ठीक है। एटलीस्ट 10 to 20 लाइंस लिखनी है आपको, ठीक है। पर मैंने यहाँ ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखी है, पर समझा सारा दूंगा ताकि आप उसे एक्सपेंड कर सकें, स्टोरी मेकिंग कर सकें और बढ़ा सकें। मैंने एक चुना है। Why did गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया भैया सॉल्ट लॉ तोड़ने का? 10th क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो नमक था वो एक ऐसी चीज थी जो रिच एंड पुअर बोथ यूज करते थे। साथ ही साथ गांधी जी चाहते थे कि वो सबको यूनाइट कर सकें,
एक मास स्ट्रगल कर सकें ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को गेन किया जा सके और ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो जाए कि ये देश एकजुट है। सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, क्योंकि सॉल्ट इज समथिंग दैट इज यूज्ड बाय बोथ रिच एंड दी पुअर। ओके, तो देख लीजिए, गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ बिकॉज इन हिज व्यूज, क्योंकि उनके अनुसार, इन हिज ओपिनियन, इट वाज अ सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट। पहला क्राइम तो ये था कि टैक्स लगा दिया गया था, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, टैक्स लगाना ही एक पाप था सॉल्ट के ऊपर। व्हाई? सिंस इट इज सच एन एसेंशियल आइटम, क्योंकि ये इतना ज्यादा मूलभूत एसेंशियल आइटम था ऑफ आवर फूड दैट इज यूज्ड बाय बोथ द रिच और द पुअर, जिसे अमीर या गरीब दोनों ही इस्तेमाल करते थे। द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, और जो स्टेट था, जो ब्रिटिश रूल था, उनकी मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, उनकी एकाधिकार था सॉल्ट के प्रोडक्शन के ऊपर। सो ही लेड अ मार्च, तो इन्होंने एक मार्च बनाया कोस्टल टाउन दांडी से, और वहां जाके इन्होंने क्या किया, शुरू नहीं किया था वहां तक, शुरू किया था साबरमती से, है ना, कुछ याद आ रहा होगा, साबरमती आश्रम से। वहां से जाके दांडी पहुंचे, कोस्टल टाउन, और वहां जाके इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। दिस मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। इससे क्या हुआ, एक जनरल डिजायर जो थी सभी की, एक कॉमन कंप्लेंट, ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट, जो कॉमन कंप्लेंट थी सभी की, जो सभी शेयर करते थे, वो सभी के सामने है और उसको तोड़ा इन्होंने। thus they did not divide the rich and the poor, इस कारण से पुअर एंड रिच एक दूसरे से डिवाइड भी नहीं हुए और वो एक कॉमन इंटरेस्ट पे, एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल गए, एकजुट हो गए। सो मिस्टर गांधी जी chose the salt to unite all Indians, तो मिस्टर गांधी जी ने इसीलिए चुना ताकि ऑल इंडियंस को एक साथ एकजुट किया जा सके फॉर अ कॉमन कॉज, ताकि एक कॉमन कॉज, ये कॉमन कॉज सभी को पता क्या था, देश की आजादी, है ना, ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे करके निकालना। ही इज अ बिग विजनरी, ठीक है। He wanted to get India its independence, for which he had taken a step so that all Indians will come together for this great purpose। और इस कारण से, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया को उसकी इंडिपेंडेंस मिले, तो इन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया दांडी मार्च का, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का, और कर दिया फिर, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं आप कि इसमें कितने जने थे, कितने किलोमीटर चले एंड ऑल, तो आपको और बेटर तरीके से मार्क्स आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। विजिबल है सभी को? यस सर। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 कि ऑन व्हाट बेसिस एग्रीकल्चर डन इन द वर्ल्ड इज क्लासिफाइड इनटू सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये मैंने नहीं किया क्योंकि इट इज जस्ट बेस्ड ऑन द डेफिनेशन, कि भाई सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिख दो, कमर्शियल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिख दो। सबसिस्टेंस आपको पता ही है, स्लैश एंड बर्न हो गई, छोटे लेवल पे हो गई, इक्विपमेंट्स लोकल यूज होते हैं, कमर्शियल में बड़े लेवल की हो गई, बहुत बड़े एरिया में हो गई एंड ऑल, तो इजी सा आंसर था। अगला मैंने क्या है कि ये क्वेश्चन दिखने में इजी है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लिखें क्या, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ एन एग्रीकल्चरल फार्म्स इन इंडिया। एग्रीकल्चरल फार्म्स जो है इंडिया के, उनमें क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इलैबोरेट इन्हें खुद करना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, ये लंबा आंसर है। सो इन इंडिया देयर आर वेरियस एक्टिविटीज such as there are various activities done on agricultural land। कई सारी एक्टिविटीज होती हैं एग्रीकल्चरल लैंड पे, जैसे कि सबसे पहले तो होती है कल्टीवेटिंग, ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करना कल्टीवेशन के लिए, फिर उसमें प्लांटिंग करना, क्या करना, प्लांटिंग करना, फिर प्लांट्स को रेज करना, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, जब क्रॉप्स पक जाए तो उन्हें हार्वेस्ट करना। इन सब की डेफिनेशन लिखनी है आपने, क्या लिखना है, डेफिनेशन जरूर लिखनी है सबकी, तभी तो लाइंस बढ़ेंगी, इतना सा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। कल्टीवेटिंग सॉइल क्या है, ठीक है, कल्टीवेटिंग सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लाउ एंड यू कैन से मॉडर्न टूल्स लाइक कल्टीवेटर्स एंड ऑल, ठीक है, इन द इनिशियल स्टेजेस, इस तरीके से लिखोगे। प्लांटिंग ट्रीज आफ्टर द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, वी प्लांट ट्रीज और वी सॉ सीड्स, है ना, हम क्या डालते हैं, सीड्स डालते हैं, इस तरीके से। फिर उनको बड़ा करने के लिए जो इरिगेशन एंड ऑल हम करते हैं, फिर क्रॉप्स पक जाती हैं तो हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जो अगले वर्ड्स आ रहे हैं, रियरिंग, ये एनिमल्स की ओर जा रहे हैं। फार्म्स पे हम ये भी तो करते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, फीडिंग ऑफ एनिमल्स, नाउ मैनेजिंग एनिमल्स, फिर एनिमल्स को मैनेज भी करना होता है। इनको आप एक्सप्लेन कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब इसके बाद भी थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखो ताकि एग्जामिनर को, जो आपका चेकर है, टेस्ट शीट चेक करेगा, उसको लगे कि हाँ बच्चे को वास्तव में
बहुत कुछ आता है। तो देयर आर वेरियस एक्टिविटीज डन ऑन फार्म्स। क्या क्या होता है फार्म्स के ऊपर? एग्रीकल्चर, इसकी डेफिनेशन लिख दो। फ्लोरिकल्चर, इसकी डेफिनेशन लिख दो। एग्रीकल्चर पता है, फ्लोरिकल्चर फूलों को उगाना है ना। एक्वाकल्चर फिशरीज एंड ऑल, पिसीकल्चर एंड ऑल, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्रूटेड प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह लगाना है ना। सेरिकल्चर सिल्क वगैरह का प्रोडक्शन करना, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें होती हैं। कोई और कल्चर आता है? सिल्वीकल्चर, सेरिकल्चर आई थिंक हनी का है एंड No, Rearing of rearing. silk is known as sericulture. व्हाट इज सिल्वीकल्चर? Sir, that- व्हाट इज हनी का कलेक्शन क्या कहलाता है? Sir, but this is our answer of science. हनी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हनी को रेयरिंग ऑफ बीज एंड ऑल। Totally, yeah. निकालो निकालो, जल्दी निकालो। You all have got mobiles. निकालो, उसमें सर्च करो what is sericulture and what is collection of honey and rearing of honey bees called. What is collection of honey is known as apiculture. Apiculture, okay. Apiculture, silviculture, pisciculture. There are so many cultures you can write in the farming. एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आंसर्स आप इजीली कर सकते हैं। ये हो गया अपना 19th का आंसर। कोई डाउट है? बहुत ही इजी सा था। अब आते हैं अपने 20th क्वेश्चन के ऊपर। राइट डिटेल अबाउट एनी टू फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया और इसी को चुनेंगे अपने। नीचे वाला था व्हाट इज ऑटोक्रेसी, ये भी ठीक ठाक है क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह मैंने आपको पढ़ाया है अभी, तो आपको पता ही है। मिक्स पढ़ाते हैं अपने यहाँ पे तो सबको पता है, 8th 9th 10th मिक्स पढ़ती है कि व्हाट इज ऑटोक्रेसी, व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको छोड़ देना क्योंकि ये हार्ड पड़ेगा आपको थोड़ा सा। अभी आप ऊपर देखो, टू फंडामेंटल राइट्स वाला आपकी 6th क्लास से शुरू हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, हो जाता है कि नहीं? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन को चुनना है हमें, ठीक है, जो इजीली कर सके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने इसको लिखना कैसे? हमने थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है। हमने पहले दिखाना है एग्जाम चेकर को कि हमें सारे पता है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स। हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं? 6। पहली लाइन पढ़ते ही लगेगा एग्जाम में को द चाइल्ड नोज समथिंग, है ना, बच्चे को कुछ पता है। पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम। ये दो ही अपने एक्सप्लेन करेंगे, इजी से है क्योंकि, लेकिन बाकी के 4 भी लिखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो हमें राइट दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमें एज अ सेक्युलर कंट्री हमें दिया गया कि हम कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, हमें शिक्षा का एंड कल्चर मतलब हमारी संस्कृति का जो राइट्स दिए गए हम चूज कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर हमें लगता है कि भाई संविधान के अंदर कुछ कमियां हैं तो उन्हें कैसे इंप्रूव किया जाए, अमेंडमेंट्स की जाए, उसके लिए भी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू। अब हम इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। देखो कितनी लेंथ बढ़ गई आंसर की, बढ़ गई कि नहीं? Yes, sir. है ना। अब ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दी। राइट टू इक्वालिटी, और कोशिश करना लाइन अगर छोटा हो तो लाइनें छोड़ो या थोड़ा छोटा लिखो ताकि लेंथ ही लगे, है ना। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18 के अंदर दिया गया है, प्रोवाइड्स फॉर द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन बिफोर द लॉ। 10 बार हट चुके हैं कि संविधान की नजर में, कानून की नजर में सभी क्या है? इक्वल है। प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स, अलग अलग प्रकार के ग्राउंड्स जैसे कि कलर, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, है ना, रेस, इनके आधार पर जो भेदभाव होते हैं उन्हें रोकना। एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एटसेट्रा। एटसेट्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, हर जगह लगाना होता है ना। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना। अनटचेबिलिटी पता है क्या होती थी? छुआछूत, जो पहले चला करते थे कि हम ब्राह्मण हैं, तुम ये हो, हाथ मत लगाओ, ओ हो भाई साहब, है ना, ये सब बहुत गलत चीजें हुआ करती थी। इन सब को संविधान ने किस राइट टू इक्वालिटी में एबोलिश कर दिया। फिर आता है सेकंड, जो सेकंड इन्होंने का 2 एक्सप्लेन करने, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी, और तुम लोग वैसे ही बहुत फ्री हो रखे हो कोविड काल में, है ना। राइट टू फ्रीडम गिव सिटीजंस बेसिक फ्रीडम विद रेस्पेक्ट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
ठीक है, राइट टू फ्रीडम हमें क्या देता है हमारे सिटीजन्स को, और हमें बेसिक फ्रीडम देता है हमें कि हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम एसोसिएशंस, पार्टीज वगैरह बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी, हमें पर्सनल लेवल पे भी आजादी है। ठीक है, फ्रीडम टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी की लाइफ, ठीक है, एक बड़ी इज्जतपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार भी हमें दिया गया है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिटन इज एटसेट्रा। ये तो कहीं ना कहीं लगाना ही होता है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इजी था, कैसे लिखना समझ आ गया सभी को? जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इनको पॉज जरूर कर लीजिएगा, पॉज करके आप इन्हें लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। वैसे तो मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है, तो आप हाथों हाथ नोट्स भी बना सकते हैं। अगला है, इन हाउ मेनी स्टेजेस द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीटेड। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, 7 स्टेजेस थे। पहले जो क्वेश्चन है उसका सीधा आंसर क्या हो गया? इन 7 स्टेजेस इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीटेड। क्वेश्चन के हिसाब से लिखना आंसर, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीटेड इन 7 स्टेजेस, ठीक है। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है, विच प्रिंसली स्टेट वाज इंक्लूडेड इन द मत्स्य यूनियन। अगर ये हम क्वेश्चन देखें 4 मार्क्स का है, लेकिन इसका आंसर अगर हम लिखें जितना पूछा उस हिसाब से तो मुश्किल से 4 लाइनों का है। पहली लाइन 7 स्टेजेस, दूसरी लाइनों में वो 4 स्टेट्स लिख देने हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। क्या 4 मार्क्स मिलेंगे? मिलने तो चाहिए, लेकिन अपने क्योंकि हमारे अपना लेवल ऊपर रखना तो हमें तरीका सीखना। हमने ये तो लिख ही दिया, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीटेड इन 7 स्टेजेस। फिर हमने लिखा कि वो 7 स्टेजेस कौन सी थी। देखो, मत्स्य यूनियन 17/3/1948 को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। कब बना? 17/3/1948, 17 मार्च 1948। इसके अंदर 4 प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड किया गया, वो थे ABD के, गलत मत समझ लेना ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। करेला बोल रहा है, पढ़ नहीं जा रहा, इतनी गंदी हैंडराइटिंग है। एंड करौली, ये 4 प्रिंसली स्टेट थे। हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, हमने इसके बाद 4 प्रिंसली स्टेटेड वर इंक्लूडेड ये कर दिया, स्टेटेड। आई हैव डन मिस्टेक हियर, यहां क्या आएगा? स्टेट्स। नाउ राजस्थान यूनियन 25 मार्च 1948 को बना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान थर्ड फेज थी जो 18 अप्रैल 1948 को बनी। उसके बाद ग्रेटर राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान 15 मई 1949। फिर यूनाइटेड राजस्थान 26 जनवरी 1950। और उसके बाद आ गया रीऑर्गेनाइज राजस्थान, वो 1 नवंबर 1956 को बना। समझ आ गया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पेपर था, पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों का लूंगा टेस्ट, ऑनलाइन वालों का नहीं, जो हमारे बैठे हुए बच्चे, और कोशिश करूंगा कोई भी रैंडम सैंपल पेपर आपको दे और आप बेसिक जो सर ने नॉलेज दी और जो चीजें बताएंगे उनका ध्यान रखना, चाहे आए चाहे ना आए, तो भी आपके जो क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर शीट के अंदर जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत मायने रखेगी। अगर वो अच्छी है तो आप मार्क्स ना आते हुए भी गेन कर सकते हैं, अदरवाइज तो आते हुए भी मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम अच्छे से देना। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल, ठीक है। और भैया बंद कर दो वीडियो।